राजीव रंजन, अभी नरेंद्र तनेजा ने कि भाई राज्यों का भी थोड़ा डेटा बताइए। मैं थोड़ा वो डेटा भी आपको भी दर्शकों को भी बता दूं। जो ये मजदूरी की सालाना वृद्धि है, देश के 28 में से कुल 2 राज्यों में 2% से ज्यादा है ये सालाना वृद्धि दर। सिर्फ 2 राज्यों में, कर्नाटक में 2.4 और आंध्र प्रदेश में 2.7। हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान में मजदूरी घटी है, तमिलनाडु में तो माइनस चली गई। तो एक तरफ किसानी 27 रुपए आप कमा रहे हैं, मजदूरी जस की तसी चल रही है। तो अगर कमाई नहीं हो रही तो अर्थव्यवस्था कैसे दौड़ रही है? यह विरोधाभास थोड़ा समझाइए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है। आपने कहा अगर आंकड़े लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए, इन आंकड़ों को आरबीआई ने अपने हैंडबुक में स्थान दिया, तो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। इसकी ये वास्तविकता के करीब है, ये काफी हद तक इस रिपोर्ट को दायर करने वालों ने भी कहा है। अब हमारा ये कहना है कि आपकी आर्थिक नीतियों में ग्रामीण क्षेत्र की जो समझदारी है या ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के जो आपकी समझ है, अगर इतनी ये प्रबल होती तो वो वित्त मंत्री जी के अभिभाषण में या आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े आज आ रहे हैं, इसकी कम से कम परछाई जरूर दिखती। कई बार आंकड़े आपको चौंकाते जरूर हैं, लेकिन आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव का अवसर देते हैं। नीतिगत तौर पर आपको ये स्वीकार करना होगा कि संसाधनों का असमान वितरण, इससे संपत्ति का जो विभाजन होना चाहिए था। अब विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र भी हैं। तो निसंदेह इस संपत्ति का जो हिस्सा है, एक व्यक्ति के तौर पर अगर 50% लोगों के पास 13% पूरे देश की संपत्ति का हिस्सा है, कमाई का हिस्सा, मुझे नहीं लगता है कि इसे कोई न्यायोचित ठहरा सकता है। नहीं, पर यहाँ पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं आप देश में कहीं भी घूम आइए, जमीन पर उतरिए। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का भी उदाहरण दिया कि 65,000 रुपए वो कमा रहे हैं, 40,000 अपने घर भी बेच पा रहे हैं लोग। तो ये क्या इक्का दुक्का उदाहरण है? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ बैठे हैं, जीवन की वास्तविकताओं का एहसास उन्हें भी है कि कोविड के पहले जो लोग नौकरियों में थे, अनेक लोग नौकरियों से बाहर गए। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। बड़े पैमाने पर छटनियां हुई, कई लोगों ने कम वेतन में काम करना स्वीकार किया। दूसरी तरफ आप मनरेगा का बजटीय आकार आप कम कर रहे हैं। मनरेगा को लेकर के आपके मन में पूर्वाग्रह पहले भी थे, वो कई अवसरों पर आपने उसे जाहिर भी किया, लेकिन आप कोई वैसा स्वदेशी मॉडल, उन जो तथाकथित स्वदेशी आपका एक बड़ा वैचारिक आंदोलन है, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों की पीड़ा हरने के लिए अगर वही तय कर पाते तो हालात इतने बुरे नहीं होते। ये आंकड़े 2014 से 2021-22 के बीच है, जो पूरी तरह से आपके 9 वर्षों की जो सत्ता है, इन 9 वर्षों के शासनकाल के ये वर्ष हैं, और इससे बहुत उलट आने वाले वित्तीय वर्ष के भी नतीजे नहीं हो। अगर इतना गंभीर है, एक मिनट राजीव भाई, अगर रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण इलाकों में संकट इतना गंभीर है, तो बीजेपी लगातार चुनावी जो इसका रथ है वो लगातार आगे कैसे बढ़ता जा रहा है? देखिए, कैसे बढ़ रहा है ये तो आप देख रहे हैं। देश में सवालों की प्राथमिकताएं क्या है? सतपाल मलिक ने देश की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने उस पुलवामा हमले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक तौर पर पूरे देश में एक वातावरण बनाया, जो उन सैनिकों की शहादत का लाभ चुनाव में उठाया, उसका सच क्या है कि एक अक्षम और कमजोर सरकार, जिसके निर्णय लेने की जो कमी थी, जो निर्णय नहीं ले पाए, उसकी वजह से 40 जवानों की शहादत हुई। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा इस पर भी नहीं होगी कि पूंछ में इतनी बड़ी आतंकवादी कार्रवाई हुई, तो ये आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर था। जिन स्थितियों में एक बाहुबली पिछले 5 दिन से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
में पूरी तरह से कब्जा है। सवाल ये नहीं है कि उसे किन स्थितियों में मारा गया, सवाल ये है कि वो क्या था, कैसे था। अब इन सवालों पर आपने देश के 5 दिन ले लिए। लोगों का मानस तो आप हिंदू मुसलमान के बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं। यहां पर लेकिन रिस्पॉन्ड ये करना सच चाहेंगे, है कि आपने जिन गंभीर राज्यों कुछ में आरोप लगाए हैं। इस वर्ष एक चुनाव मिनट होंगे। राजीव भाई, नरेंद्र तनेजा क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा क्योंकि मैं मुद्दे पर फिर लौटूंगा। देखिए संदीप जी, राजीव रंजन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, काफी समय से इनको सुनता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आपकी कहां चली जाती है। जब आपकी पार्टी बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी, इन्हीं चैनल पे आके, इसी न्यूज 24 पे आके आप कुछ और कहा करते थे। आज अब दर्शक क्या सोचेंगे आपके बारे में? कुछ तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए। मैं भी एक राजनीतिक दल में हूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो इसलिए राजीव रंजन जी, मुझे आपकी बात सुन के थोड़ा अफसोस हो रहा है। मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। आपका राजीव भाई, आपको मौका बीजेपी से दूंगा। सम्मान छूट गया, हाँ। बीजेपी से सम्मान छूट गया तो आपने बिल्कुल पलटी मार दी, इतनी जबरदस्त पलटी। आप अच्छे पढ़े लिखे और बहुत ही संजीदगी व्यक्ति हैं। अपने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और इमेज का ध्यान रखिए। पार्टियां आती हैं जाती हैं, ध्यान रखिए। दूसरी बात, हमारे साथी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल जी ने कहा, अंशुल जी छोटी सी बात कर रहा हूं, मेरे पास अभी अभी मैसेज आया, मैं आपके बारे में नहीं जानता, मुझे बताया गया कि किसी दर्शक ने बताया आप बहुत संपन्न परिवार से आते हैं। अंशुल जी, आपकी सरकार राजस्थान की सुबह से शाम तक विज्ञापन दे रही है कि उन्होंने ये अचीवमेंट करे हैं। आप कहते हैं वो सब झूठ बोल रही है। दूसरी बात, आप गरीबी किताबों से पढ़ के आए हैं, मुझे पता लगा अभी। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश का। गरीबी क्या होती है उसमें मुझे किताब नहीं, पढ़ने वो की हम जरूरत यहाँ नहीं पर है। निजी आपका तजुर्बा क्या था, नहीं उससे लेना देना नहीं है, चर्चा विषयांतर हो जाती है। नहीं नरेंद्र भाई, इसको बिल्कुल निजी मत बनाइए। नहीं, फिर मुझे अंशुल को वक्त देना पड़ेगा। आपकी मैं निजी पृष्ठभूमि यहाँ पर बेमानी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, विजय सरदाना स्क्रीन पर।